नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट प्लस वन कॉन्सेप्ट की सीरीज में। आज की डेट है 23 मई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस से संबंधित है। यह कब मनाया गया? तो 22 मई को मनाया गया। किसके द्वारा? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक, इस बार की इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी हमारे समाधान प्रकृति में है, यानी कि आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ठीक, 22 मई 1992 में देखिए नैरोबी में ही जैव विविधता अभिसमय यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को स्वीकार किया गया था। इसीलिए जो है 22 मई को हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो क्या 1992 से ही मनाया जा रहा है? इसे नहीं, इस दिवस को मनाने के लिए पहली बार स्वीकृति या प्रस्ताव दिया गया था संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा 20 दिसंबर सन 2000 से। ठीक, उसी के बाद से प्रत्येक वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा सोनिक बूम को लेकर के है। चर्चा में इसलिए बना हुआ है कि अभी हाल ही में बंगलुरु में एक अजीब सी आवाज़ सुनी गई थी। वह आवाज़ किसी और की नहीं, वह आवाज़ सोनिक बूम की ही थी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है सोनिक बूम। देखिए, जब कोई वस्तु होती है, यहाँ देखिए, जब कोई वस्तु होती है वह ध्वनि की गति से यानी स्पीड ऑफ साउंड से तेज गति से हवा के माध्यम से यात्रा करती हुई शॉक वेव्स बनाती है, तो उसे सोनिक बूम के रूप में जाना जाता है। ठीक, यहाँ देखिए स्लोअर देन साउंड है, मतलब ये साउंड वेव बनी हुई हैं, इससे धीमे चल रहा है तो यह स्लोअर देन साउंड है। ठीक, इसके बाद जब स्पीड ऑफ साउंड से चल रहा है, इन वेव्स के बराबर चल रहा है, तो स्पीड ऑफ साउंड से चल रहा है यह फ्लाइट। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ अचानक से जो है सोनिक बूम की घटना घटती है और उसके बाद यह फास्टर देन साउंड हो गया, मतलब आवाज़ की गति से भी तेज गति से यह यान चलने लगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, इस प्रक्रिया में देखिए कभी कभी क्या होता है कि यह जब फ्लाइट जो काफ़ी नीचे से उड़ान भरता है तो भूकंप के झटके भूकंप की तरीके से झटके आने लगते हैं, कांच के टुकड़े भी टूट जाते हैं जो खिड़कियों पे लगे होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में जान लेते हैं। देखिए, इस योजना को अभी हाल फिलहाल में कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है। आप भी जानते होंगे भी जो हाल ही में 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस हुआ है, उसी के अंतर्गत धीरे धीरे कैबिनेट कमेटियाँ क्या कर रही हैं, वो अपनी अन्य जो योजनाएं घोषित की गई हैं उसको मंजूरी देती जा रही हैं। ठीक, तो उसी के तहत यह योजना को मंजूरी दी गई। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दी गई। देखिए, 20,050 करोड़ की योजना है, इसकी अनुमानित लागत लगाई गई है और यह जो है फिशरीज सेक्टर का अब तक का सबसे बड़ा, ठीक, अब तक का सबसे बड़ा जो है पैकेज है, अनाउंसमेंट है फिशरीज सेक्टर के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, यह जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम दोनों है। ठीक, यानी कि केंद्रीय योजना और केंद्र प्रायोजित योजना दोनों के रूप में यह योजना है। इसे 2020-21 से लेकर के 2024-25 तक लागू किया जाएगा, यानी कि 5 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया जाएगा। लक्ष्य क्या है इसका? तो देखिए 9% सालाना की दर से इसमें वृद्धि के साथ 2025 तक 22 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करना है। किसके? मछलियों के। ठीक, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना, FME, यानी कि स्कीम फॉर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। क्या है इस योजना के बारे में जान लीजिए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ अखिल भारतीय स्तर पर असंगठित क्षेत्र के लिए एक नई केंद्र प्रायोजित योजना सूक्ष्म खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना को घोषणा की है या फिर स्वीकृति दे दी है। अब इसमें है क्या? इसमें देखिए ये जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। तो इसमें राज्य और केंद्र का व्यय कितना होगा? 60:40, यानी कि 60 केंद्र का होगा और 40 राज्यों का व्यय होगा। इसका फ़ायदा क्या होगा इस स्कीम का? तो देखिए यहाँ देखिए 2 लाख FPO, SHG और कोऑपरेटिव या फिर वर्किंग माइक्रो इंटरप्राइजेस टू बी डायरेक्टली बेनिफिटेड, मतलब 2 लाख जो है FPO, SHG, कॉरपोरेटिव ग्रुप कोऑपरेटिव्स और जो इस माइक्रो इंटरप्राइजेस हैं उनको डायरेक्टली इससे फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि इससे जो है 9 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिल जाएगा। ठीक, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड पर्सन को। ठीक,
और साथ ही साथ इसका इम्प्लीमेंटेशन कितने टाइम तक का है, तो वह है 5 साल तक का, यानी कि 2020-21 से लेकर के यह योजना 2024-25 तक चलेगी। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच इसमें अपनाया जाएगा। और इसका फोकस कौन सा रहेगा, तो फोकस इसका रहेगा जो चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती, जो खाद्य वस्तुएं जल्दी ख़राब हो जाती हैं, उन पर इसका फोकस होगा। ठीक है। इसमें देखिए ऋण की सीमा भी है। देखिए अधिकतम कितना ऋण मिल जाएगा, तो 35%, जितना उनकी लागत होगी उसका 35% तक ऋण मिल जाएगा। और 35% का मतलब ये नहीं कि कितना भी मिल जाएगा, उसकी जो है अधिकतम सीमा, यानी कि कैपिंग भी की गई है, अधिकतम 10 लाख तक का ऋण मिल सकता है। ठीक, सब्सिडी जिसे बोलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा वन लाइनर्स हैं, जान लेते हैं, देख लेते हैं इन्हें भी। हाल ही में देखिए आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया, तो यह मनाया गया था 21 मई को, वर्ल्ड एंटी टेररिस्ट डे 21 मई। हाल ही में नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौर उपकरण की योजना शुरू की, तो किसके शुरू की, कोणार्क के बारे में। इसके बारे में कल हमने विस्तार से चर्चा भी किया था कल के डेली करंट के टॉपिक में। नेक्स्ट है, हाल ही में आरबीआई ने कितने एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया, तो कितने एनबीएफसी का लाइसेंस रद्द किया आरबीआई ने, 14। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीदी वाहन सेवा शुरू की, तो किसने शुरू की, मध्य प्रदेश सरकार ने। यहाँ देखिए, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, द वुमेन ऑफ रूरल लाइवलीहुड मिशन हैव स्टार्टेड दीदी व्हीकल सर्विसेज फॉर रूरल वुमेन फॉर द सेफ्टी डिलीवरी। ठीक, दिस व्हीकल सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री, मतलब यह व्हीकल सर्विस तो कम्प्लीटली फ्री है ही। ठीक, और साथ ही साथ यह रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत चालू किया गया है। ठीक, किस लिए, तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को सेफ उनकी यात्रा करने के लिए या फिर सेफ तरीके से उनको पहुंचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में विश्व बैंक समूह की नई मुख्य अर्थशास्त्री कौन बनी, तो यह बनी है कारमेन हार्डमन, यह उनकी इमेज है। चलिए अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट टॉक की तरफ, चलते चलते आखिरी में। तो आज हम बात करेंगे प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के बारे में। ठीक है, पहली संस्कृति कौन सी है, आहार संस्कृति। कब से कब तक की इसकी अवधि रही, तो इसकी अवधि रही 2100 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व। कौन सा क्षेत्र रहा, तो राजस्थान के उदयपुर का क्षेत्र रहा। ठीक है, कौन सा, राजस्थान के उदयपुर का क्षेत्र रहा है। नेक्स्ट है कायथा संस्कृति के बारे में, यह कब से कब तक रही, तो 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक। क्षेत्र इसका कौन सा था, तो इसका क्षेत्र था चंबल नदी के क्षेत्र के आसपास इसकी यह संस्कृति थी। यहाँ देखिए ये कायथा संस्कृति बनी हुई। एक सेकंड पेन ले लूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे ये है कायथा संस्कृति। नेक्स्ट है आपका सालवदा संस्कृति के बारे में, यह 2300 से लेकर के 2000 ईसा पूर्व तक थी। इसका क्षेत्र था महाराष्ट्र का धुलिया। उसके बाद है प्रभास संस्कृति, यह 2000 से लेकर के 1400 ईसा पूर्व तक थी। इसका क्षेत्र था गुजरात का तटीय क्षेत्र, यहाँ देखिए। फिर है मालवा संस्कृति, 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व। इसका क्षेत्र था नर्मदा नदी का क्षेत्र, यानी कि यहाँ कहीं पर, ये देखिए आप, नर्मदा नदी का क्षेत्र ये है ना, ये। ठीक है, सारी नहीं मिल पाती हैं वैसी में। नेक्स्ट देखिए, मालवा संस्कृति हमने देख लिया। उसके बाद है रंगपुर संस्कृति के बारे में। रंगपुर संस्कृति कब से कब तक थी, तो यह थी 1700 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक थी। ठीक है, इसका क्षेत्र था गुजरात का तटीय क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पे रंगपुर संस्कृति। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जोरवे संस्कृति के बारे में। कब से कब तक थी, तो 1400 से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक थी। कहाँ पर, 1200 नहीं, सॉरी ये 700 रहेगा, यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया है, 700 कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, 1400 से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक थी। महाराष्ट्र का दायमाबाद व इनाम गांव इसका क्षेत्र था। यहाँ देखिए दायमाबाद, इनाम गांव, ये जोरवे। ठीक, इनको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, साउथ टू ईस्ट यानी कि उत्तर से दक्षिण या फिर पूरब से पश्चिम आपको मिलाने के लिए आ जाता है। कभी कभी ये आ जाता है कि कौन सी संस्कृति सबसे आखिरी तक रही। ठीक, तो इनको ध्यान से देख लीजिएगा। बस मित्रों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।